आप लोगों ने ये मीम तो बहुत ही ज़्यादा वायरल होते हुए देखा होगा कि ये 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है। वैसे देखा जाए ना, अगर उस इंसान के पॉकेट में डॉलर्स होते तो उसका ये क्वेश्चन जेन्युइन होता। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है 10 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट के लिए मुझे $10 देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो अलग ही नंबर निकल के आने वाला है। तो आप समझ चुके होंगे हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। आपके क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का आज हम टॉपिक कवर करेंगे करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। अब उससे पहले एकदम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो देखो, अगर आपको मैं लिख के दूं कि ये जो हमारा एक डॉलर है ना, $1 ये बराबर है 100 रुपए के, यानी कि आपको क्या समझ आया? अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे अपने पॉकेट से 100 रुपीज देने पड़ेंगे, राइट? यानी कि $1 की कितनी वैल्यू है? 100 रुपीज के बराबर। दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये करता क्या है? इट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच आर रिक्वायर्ड टू बाय वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी की मुझे कितनी यूनिट्स चाहिए होंगी टू बाय वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, ये आपको बताता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि इट मेजर्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर वन। तो बस इतना सा इसका छोटा सा मीनिंग होता है। अब बस ये रेट फ्लक्चुएट होता रहता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। अब ये जब फ्लक्चुएट होगा तो एक कोई करेंसी या तो एक किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या तो घटेगी। अब जनरली इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अब आपके माइंड में ना क्या रहता है? आपको सिंपल इतना पता होता है कि डेप्रिसिएशन, सर क्लास 11th कर लिया है, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन वैल्यू एंड एप्रिसिएशन मींस राइज इन वैल्यू। बहुत ही बढ़िया, आपको बेसिक मीनिंग पता है। लेकिन आज आपको सिर्फ मैं नहीं समझाऊंगा ये टॉपिक, आज आपको रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड भी समझाने वाले हैं। चलिए उनके साथ समझते हैं। तो देखो, हम लोग का टॉपिक अब शुरू होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? बेसिकली करेंसी की वैल्यू में फॉल आ जाना। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हमारे जो भी चीज होती है उसकी प्राइस में, उसकी वैल्यू में फॉल आना। तो वैसे ही करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। लेकिन कौन सी करेंसी? डोमेस्टिक करेंसी। कौन सी? डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज आना। अब ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब आप इसका एग्जांपल देखोगे थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैंने ये दिया हुआ है कि पहले जो आपका प्राइस था ना, जो बेसिकली आपका एक्सचेंज रेट था, दैट वाज $1 इज इक्वल टू ₹80, और अब वो हो चुका है $1 इज इक्वल टू ₹100। आधे स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं? सर आप नोट्स गलत बना के लाते हो क्या? क्योंकि हमें तो पता है डेप्रिसिएशन मतलब होता है फॉल इन वैल्यू, और यहाँ पे तो आपने वैल्यू को बढ़ा दिया है। पहले 80 थी, अब 100 कर दिया है। यही मैं आपको बोलूंगा। अब आप क्लास 11 से 12th में आ गए हो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। हमने ऊपर एक लाइन और लिखी हुई है, इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज तो हो रहा है, फॉल तो हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे फॉरेन करेंसी से तब। यानी कि अब देखो आप इसमें, पहले मेरा $1 80 रुपए के बराबर था। $1 80 रुपए के बराबर था। अगर हम उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, दैट इज अगर हम उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि $1 आपको $0.0125 ला के दे सकता है। यानी कि अगर आप ये करो, क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 80, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0125। यानी अगर आपके पास आज $1 है, मतलब सॉरी, आज आपके पास पहले यानी बिफोर वाले केस में आपके पास अगर $1 था, तो आप उस $1 के बदले में $0.0125 खरीद सकते थे। फॉरेन एक्सचेंज रेट यही तो काम करता है। और दूसरे केस में क्या हुआ उसके बाद? अब $1 की वैल्यू 100 रुपीज हो गई। यानी कि $1 की वैल्यू कितनी हुई? $1 की वैल्यू हुई आपकी 0.0100। यानी कि पहले मेरा $1 $0.0125 निकाल के देता था, अब वही $1 सिर्फ और सिर्फ $0.01 परचेज कर पा रहा है। दैट इज हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, रुपी है, उसमें उसकी वैल्यू में गिरावट आ चुकी है। अब करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है आप ये समझो। हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बेसिकली इट बिकम्स लेस वैल्यूएबल। कैसे? अब एक बात बताओ, हमारे पास पहले हमारा $1 कितना वैल्यू ला के दे रहा था? $0.0125, और अब $0.01। दैट इज आपका जो रुपए की वैल्यू है ना, वो $0.0025 से कम हो गया है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले में से, तो आपके पास 0.0025 का फॉल आएगा, डिक्रीज आएगा वैल्यू में।
और वहीं अगर मुझे $1 पहले खरीदना पड़ रहा था, मान लो मेरा $1 परचेज करने का मन है, तो हमने वही तो समझा था ना फॉरेन एक्सचेंज रेट में कि बेसिकली वी नीड टू बाय 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, देन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इज रिक्वायर्ड। तो अगर पहले मुझे $1 खरीदना था तो अब पहले मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे थे, और अब सेम उसी $1 को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। यानी कि मोर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए, दैट इज ₹20। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आया होगा, क्योंकि देखो जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं ना कि 80 से 100 हुआ है, नहीं 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 ये तो अप्रिसिएशन है। नहीं, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में भी तो देखो, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ओके, अब बेसिकली इसका इंपैक्ट क्या आता है, करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या आता है? अब इंपैक्ट इसका 3 पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं, इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे और नेशनल इनकम पे। तो सबसे पहले ना इंपोर्ट्स का पढ़ते हैं, और इंपोर्ट्स में ना, इंपोर्ट्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इंपोर्ट्स आपको पढ़ाएंगे रोहित शर्मा। ओके, अब रोहित शर्मा देखो आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो रोहित शर्मा के पास 5000 रुपीज है, उनका बजट है 5000 रुपीज का, और उन्हें वो अमेरिका में गए हुए हैं, उनको कुछ गुड्स खरीदने हैं, ठीक है। एक एंटीक आइटम वहां पे कुछ तो रखा हुआ था और उनको पसंद आ गया वो, और वो उसकी वैल्यू है $50 आप पे करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो बेसिकली रोहित शर्मा के पास रुपीज है, वो डॉलर का पेमेंट करना है तो उनको डॉलर के टर्म्स में करना पड़ेगा ना। तो अब वो जाएंगे, पहले $1 की वैल्यू कितनी थी बिफोर वाले केस में? $1 वॉज इक्वल टू ₹80, यानी कि उस डॉलर को उस आइटम को खरीदने के लिए उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 इंटू 80। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 इंटू 80 यानी कि 4000। क्योंकि उनके पास बजट 5000 का है तो उनके पास 1000 रुपए बच भी जाएंगे, और वो बचे हुए 1000 रुपए से एक और आइटम खरीद सकते हैं। तो देखो जैसे बिफोर वाले केस में आप समझ पा रहे हो ना, उन्होंने एक आइटम ये भी खरीद लिया और एक आइटम ये भी खरीद लिया, यानी एक 4000 रुपए का और एक 1000 रुपए का। लेकिन वहीं उसके बाद जब $1 100 रुपए के बराबर हो जाता है तो उन्हें वो आइटम खरीदने के लिए जिसकी वैल्यू $50 है, उसके लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? उन्हें जरूरत पड़ेगी बेसिकली पूरे के पूरे 5000 रुपए की, क्योंकि $1 100 रुपए के बराबर है और उन्हें $50 चाहिए, तो उन्हें पूरे 5000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो जब उन्होंने वो एक आइटम खरीद लिया तो क्या उनके पास रुपए बाकी रहे कि वो कुछ और खरीद पाते? तो उनके पास रुपए बाकी नहीं रहे। तो देखो आफ्टर वाले केस में वो सिर्फ एक ही आइटम खरीद पा रहे हैं। तो आपको इससे समझ क्या आया है? जो हमारे जब कोई इंडिया में कहीं हम बाहर से कुछ सामान लेके आते हैं उसको इंपोर्ट्स बोलते हैं। अब देखो पहले हम 2 चीजें ला पा रहे थे, अब हम सिर्फ एक चीज ला पा रहे हैं, यानी कि हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं ना उनमें डिक्रीज आ जाता है। देखो डिक्रीज हो जाता है इंपोर्ट्स में, क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ रुपीज जो आपके पास 5000 रुपए थे, अब आप बाहर से कम गुड्स खरीद पाओगे, आप फॉरेन से कम गुड्स खरीद पाओगे। इसका मतलब ये होता है जो आपके फॉरेन गुड्स होते हैं ना वो कॉस्टली हो जाते हैं। पहले हम वही सेम उस एंटीक आइटम को 4000 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब हमें वही 5000 का पड़ रहा है। यानी कि जब भी ऐसा होता है ना करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में फॉरेन गुड्स रिलेटिवली थोड़े से कॉस्टलियर बन जाते हैं। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आके हम पढ़ेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और ये एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट आपको समझाने वाले हैं ट्रेविस हेड। ओके, अब मान लो ट्रेविस हेड इंडिया में आए और ट्रेविस हेड के पास अमेरिकन डॉलर्स उनकी जेब में है, उनकी पॉकेट में है $50। ओके, अब एक एंटीक आइटम उनको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा उनको, और उस एंटीक आइटम की वैल्यू थी 4000। तो वो मान लो शॉप में गए, उन्होंने बोला मुझे तो ये चाहिए, तो शॉप वाले ने भी बोल दिया आपको 4000 का पेमेंट करना है। तो ट्रेविस हेड ने देखा कि $50 है उनके पास, तो उन्होंने बोला 1 मिनट को कन्वर्ट करके लाते हैं, जरा आपको रुपीज में पेमेंट कर देंगे। तो बेसिकली अगर उनको पेमेंट करना रहेगा इस चीज का, तो क्या बिफोर वाले केस में जो उनका वो है ना, बिफोर वाले केस में जो हमारा रेट है वो है $1 इज इक्वल टू ₹80। $1 इज इक्वल टू ₹80, यानी कि जब वो मान लो कन्वर्ट कराने गए, या डॉलर के भी टर्म्स आप देख लो, तो जब वो अपने अपने $50 को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो उनके पास कितने रुपए मिल के आएंगे? 4000। $1 80 रुपए के बराबर है, तो $50 कितने के बराबर होंगे? 50 इंटू 80 यानी कि 4000। और वो एक एंटीक आइटम भी 4000 रुपए का है, यानी कि जितने उनके पास रुपए थे उतने ही अब उतना पूरा का पूरा बजट आपका उसमें यूज हो जाएगा एक एंटीक आइटम खरीदने में। यानी कि देखो वो सिर्फ अभी एक आइटम खरीद पा रहे हैं। लेकिन वहीं आफ्टर वाले केस में जब आपका $1 100 रुपीज के बराबर हो जाता है, तो देखो जब वो अपने ये $50 कन्वर्ट कराने जाएंगे रुपीज में, तो उनके पास कितने रुपए आ जाएंगे? टोटल 5000। दैट इज $1 इज इक्वल टू रुपीज। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं कि अगर आपका $1 100 रुपीज के बराबर है,
तो आपके $50 कितने रुपीस के बराबर आ जाएंगे? रुपीस 5000। कैसे? 50 इंटू 100। जैसे कि अभी अपने ऊपर देखा था ना कि $1 इज इक्वल टू रुपीस 100, तो आपके $50 कितने रुपए के बराबर आ रहे थे? सॉरी 100 नहीं था, ऊपर 80 था, राइट? तो ये कितना आ जाएगा $50? 50 इंटू 80 यानी कि 4000। तो अब हमारे आफ्टर वाले केस में ट्रेविस हेड के पास 5000 रुपए हैं, वो एक एंटीक आइटम को खरीदने के लिए 4000 का पेमेंट कर देंगे और उनके पास 1000 रुपए बचेंगे, तो वो उन 1000 रुपए से एक आइटम और खरीद सकते हैं। यानी कि अगर ट्रेविस हेड इंडिया से कुछ खरीद के बाहर लेके जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। और देखो, यानी कि जब हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के साथ अब वो ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हैं। देखो, पहले वाले केस में वो सिर्फ एक गुड्स खरीद के लेके जा रहे थे, अब 2 गुड्स खरीद के लेके जा रहे हैं। यानी कि जो आपके डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो रिलेटिवली चीपर बन जाते हैं इस वाले केस में। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अब हमें देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका नेशनल इनकम पे। अब मैंने आपको बताया था ना कि हम तीसरे गेस्ट को इन्वाइट करेंगे, तो देखो तीसरे गेस्ट आपके सामने कौन है? खुश है मोदी जी, यानी कि नेशनल इनकम में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो आप देखो, आपने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेजरमेंट का, तो उसमें हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। तो देखो, आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपके इम्पोर्ट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि जो पॉजिटिव फिगर है वो बढ़ रहा है और नेगेटिव फिगर कम हो रहा है। यानी जो नेट एक्सपोर्ट्स आएगा वो तो आपका इंक्रीज होगा ना। बेसिकली जो आपका नेट एक्सपोर्ट्स आएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लो आपका जो एक्सपोर्ट्स था वो था 40, एक मिनट रुकना प्लीज, ये सॉरी बहुत ही खराब हैंड राइटिंग आ रही है। मान लो आपके एक्सपोर्ट्स थे 40 और आपके इंपोर्ट्स थे 20, तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स कितना आ रहा था? 20 के बराबर आ रहा था। अब मान लो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, लाइक 10 से आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, 10 से आपका इंपोर्ट कम हो गया, तो क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? 50 और इंपोर्ट कितना हो जाएगा आपका? 10। हम ये मान रहे हैं कि 10 से वो बढ़ गया और ये 10 से गिर गया, तो अब x माइनस एम आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। यानी आपने देखा नेट एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे होंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स क्योंकि आपके नेशनल इनकम के मेजरमेंट के टाइम ऐड होते हैं, यानी कि नेशनल इनकम भी आपकी इंक्रीज होगी। इसकी मैंने एक शॉर्ट समरी भी लिख दी है ताकि आप एग्जाम के लिए याद रख सको अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस इतना सही था करेंसी डेप्रिसिएशन। आई होप आपके दिमाग में एकदम अच्छे से चला गया हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। सर एक काम करो, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया ना, हमको एप्रिसिएशन आता है। एप्रिसिएशन मतलब हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सर एग्जांपल ले लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 80 और बाद में वो $1 इज इक्वल टू 100 हो गया। लेकिन सर ये तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, आप फिर से नोट्स उल्टे बना के लेके आए हो क्या? मैं आपको फिर से बोलूंगा, दोबारा से ये वाली लाइन पढ़ो। बहुत सारे बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या पढ़ना है इसमें? बेसिकली आपको क्या समझने की कोशिश करनी है कि जो भी आप देख रहे हो ना, कंपैरिजन कर रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी आपको देखना है। तो बेसिकली करेंसी एप्रिसिएशन मींस आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले वाले केस में हमारे पास था $1 इज इक्वल टू ₹100, यानी एक रुपीज मुझे कितने डॉलर्स ला के दे रहा था? 0.01, यानी कि अगर आप 1/100 करोगे ना तो आपका 0.01 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो $1 इज इक्वल टू ₹80 हुआ तो वो ₹1 मुझे कितना वैल्यू ला के दे रहा है? 1/80, यानी कि 0.0125। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको देखने में मिलेगा कि क्या अब रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, कितने से? 0.0025। बेसिकली करेंसी एप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या आता है? आपकी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। पहले जहां आप ₹1 में सिर्फ और सिर्फ $0.01 खरीद पा रहे थे, अब आप उसी ₹1 में $0.0125 खरीद पा रहे हो। यानी कि आपकी वैल्यू की, रुपए की वैल्यू बढ़ गई है बाई $0.0025 से। और अगर आपको एक फॉरेन करेंसी खरीदनी है, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट खरीदनी है, तो आपको अब जो अपनी डोमेस्टिक करेंसी है उसका कम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मान लो पहले बिफोर वाले केस में जब मुझे $1 चाहिए होता था तब मुझे कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ता था? ऑफ ₹100। और अब जब एक्सचेंज रेट आपका $1 इज इक्वल टू 80 हो गया है, तो अगर आपको $1 खरीदना हो तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ऑफ ₹80, यानी आपको कम रुपए देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए, दैट इज ₹20। ओके,
तो ये था करेंसी अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। अब जो भी आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। इंपोर्ट्स पे क्या है, इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो फिर से रोहित शर्मा जी आ गए। तो देखो इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। मान लो वापस से रोहित शर्मा के पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए और वो अमेरिकन गुड्स परचेज करना चाहते हैं। एक अमेरिकन गुड की वैल्यू है $50। ओके, अब वो $50 का जो एंटीक आइटम मिल रहा है, अगर ये रोहित शर्मा को परचेज करना है तो बेसिकली अपने 5,000 रुपए को पहले वो डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले जो आपका $1 था ना, वो 100 रुपए के बराबर था और उनके पास 5,000 रुपए हैं। तो वो अगर 5,000 रुपए बेसिकली उसको कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें कितने डॉलर मिल जाएंगे? 50। 5,000 रुपए हैं और अगर डॉलर में कन्वर्ट करोगे यानी 100 से डिवाइड करोगे तो उनको कितने मिल जाएंगे? 50। यानी कि पूरे का पूरा उनके पास $50 आए और वो पूरे के पूरे $50 वो उस एंटीक आइटम पे स्पेंड कर देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड्स खरीद पाएंगे। देख रहे हो ना आप। लेकिन वहीं जब बाद में एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹80 हो गया, यानी कि वो सेम आइटम अब उनको कितने रुपए का पड़ेगा? 4,000 रुपए का। देख रहे हो ना आप। बेसिकली अगर आप देखो वो एक $50 का है और $50 के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे कन्वर्ट करने के लिए? 4,000। बेसिकली $1 इज इक्वल टू ₹80, राइट। और आपको कितने चाहिए? $50 टू परचेज दैट आइटम। तो आपको कितने रुपए चाहिए होंगे? 50 इंटू 80 यानी कि 4,000। तो 4,000 में रोहित शर्मा एक की आइटम खरीद लेंगे। उसके बाद फिर भी उनके पास 1,000 रुपए बचेंगे तो वो उससे दूसरा आइटम भी खरीद सकते हैं। यानी जो आपके इंपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। रोहित शर्मा कुछ बाहर से लेके आएंगे तो वो इंडिया के लिए इंपोर्ट बनेगा ना, यानी आपका इस केस में करेंसी एप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट्स बढ़ जाता है। यानी कि जो आपके फॉरेन गुड्स होते हैं ना, वो आपको रिलेटिवली चीपर लगते हैं। आपको लगता है फॉरेन गुड्स अब सस्ते हो चुके। तो देखो पहला 5,000 रुपए में आ रहा था, अब 4,000 रुपए में एक आ गया, यानी कि फॉरेन गुड्स चीपर बन जाते हैं। वहीं हम बात करें अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में कि एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वापस से ट्रेविस हेड आ गए। अब ट्रेविस हेड के पास $50 है। अब पहले $1 100 के बराबर था, तो $50 में वो कितने रुपए आ गए थे उनके पास? 5,000। उनको एक एंटीक आइटम चाहिए था 4,000 रुपए का, तो उन्होंने 4,000 में तो एक वो खरीदा और जो बचे हुए 1,000 रुपए थे उससे एक और आइटम खरीद लिया। देखो मैंने कैलकुलेशन भी आपके लिए लिख के दिया, तो डोंट वरी। उन्होंने एक 4,000 का ये आइटम ले लिया, 1,000 का ये आइटम ले लिया। लेकिन उसके बाद जब $1 इज इक्वल टू ₹80 हुआ तो उनके पास जो $50 थे उनकी वैल्यू कितनी बची? सिर्फ और सिर्फ 4,000। और जो उनको वो एक एंटीक आइटम लेना था उसकी वैल्यू भी अपने आप में 4,000 है। यानी कि वो अब सिर्फ एक ही आइटम खरीद पा रहे होंगे, उनके पास दो आइटम खरीदने का पैसा नहीं बचा। बेसिकली वो जो एंटीक चीज़ थी वो अब सिर्फ एक ही खरीद पा रहे हैं। यानी कि जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे, जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे करेंसी एप्रिसिएशन के केस में, वो डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के साथ जो आप इंडिया से लोग इंडिया से सामान खरीद सकते थे वो अब थोड़ा कम खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं इंडिया के वो अब रिलेटिवली कॉस्टलियर बन जाएंगे। बेसिकली विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। पहले $50 में वो दो आइटम खरीद पा रहे थे, एक 4,000 का, एक 1,000 का। अब वो सेम $50 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम खरीद पा रहे हैं, यानी कि लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। यानी कि जो डोमेस्टिक गुड्स हुए आपके वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं आखिरी, फिर से मोदी जी पे आ जाते हैं कि नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा। अब आपको इतना तो पता होगा नेशनल इनकम में क्या लेते हैं हम? x माइनस एम। तो हमने x माना था 40 और इंपोर्ट्स माना था 20, तो आपका x माइनस एम कितना आया था? 20। हमने बताया था जो आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, एक्सपोर्ट्स आपके अब कम हो जाएंगे। तो मान लो हमने क्या बताया, एक्सपोर्ट्स मान लो 5 से कम हो गए तो कितने बचे? 35। और इंपोर्ट्स आपके 5 से बढ़ गए तो कितने हो गए? 25। तो अगर नेट इंपोर्ट्स आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि एक्सपोर्ट्स आपके गिर रहे हैं, इंपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। या इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो नेट एक्सपोर्ट्स होंगे वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूडेड होता है, इट मींस ये आपका नेशनल इनकम को डिक्रीज करा देगा, नेशनल इनकम की वैल्यू फॉल हो जाएगी। और देखो मोदी जी भी थोड़े से नाखुश हो गए। तो आई होप करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक हमने 20 मिनट्स में पढ़ा है आपको अच्छा लगा हो। कोशिश यही रहती है कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको इंस्टा पे भी अपलोडेड मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ो और कोई भी डाउट्स हो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे हमारे यूज़र नेम अवेलेबल है,
आप यहाँ पे तो इंस्टा पे, या तो अगर आपको कोई कभी भी डाउट आए ना, आप हमको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो और इंस्टा पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मैनपुरी में स्टेशन रोड पे जो पुरुषोत्तम कलेक्शन पड़ता है ना, उसके ठीक सामने शंकर मिल रोड गई है, आप वहाँ पे एंट्री करोगे, 5th-6th नंबर की बिल्डिंग है हमारी, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। हमारी क्लास 12 की टेस्ट सीरीज अभी फॉर द लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स अभी फिलहाल फ्री में चल रही है, तो आप लोग एनरोल भी कर सकते हो उसमें। सो सेव आप अपने रिवीजन के लिए ये सब नोट सेव कर लो, और वो जैसे कि बोलते हैं अब कॉमर्स होगा आसान ओनली एट सर्व ज्ञान। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया था। सो आई एम सर्वगी मिश्रा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा मेरा क्लास 12th में ना 100 आउट ऑफ 100 भी आया था इकोनॉमिक्स में। तो मैं टॉपिक पढ़ाने में इतना बिजी हो गया कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया था। बाकी हमारे यहाँ CFNL का मेंटरशिप चलता है, और क्लास 11 एंड 12th की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप चाहो तो आप एनरोल करा सकते हो। ओके, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।